भैया जी चले ना कहीं बड़ा हाथ मारते हैं। ये कड़वी होटल की दाल खा खा के ना अब मेरा पेट भी खराब हो गया है। बलाल उर्फ बिल्लू मुंह बनाकर बोला, 3 दिन से वो लोग होटल के चने की दाल खा रहे थे और बिल्लू जो खाने का शौकीन था, होटल पर दाल लेने जाते वक्त जो वहाँ मजे मजे के खाने की खुशबू सूंघता था, वो अपने नए बॉस को गालियों से नवाजता था, जो 4 दिन से एक लड़की के ख्वाबों में खोए उसे तलाशते रहता था और अपना काम छोड़कर बैठा था। अरे छोड़ बिल्लू, जब से उसने वो कंची आंखों वाली लड़की को देखा है उसका दिमाग चल गया है। ये रेहान उर्फ हानी था, जो इसी बात पर अब तक तपा था कि 2 महीने पहले पुलिस से बचाने की वजह से ना तो इस इंसान को अपने साथ रख लिया, ना तो उस इंसान को अपने साथ रख लिया था, बल्कि अपना बॉस भी बना लिया था। अरे मेरे कलेजे के टुकड़ों, इश्क में क्या दाल क्या कौरमा, बस महबूब की शक्ल दिखनी चाहिए, पेट खुद ब खुद भर जाता है। चारपाई पर लेटा असद खुले आसमान को देखता हुआ बोला, वो लोग एक नीचे तबके की बस्ती में एक टूटे फूटे घर में रह रहे थे, जहाँ टीन की चादर की छत थी, फिर सहन में एक छोटा सा बाथरूम जिसके दरवाजे पर जंग लगने की वजह से वो नीचे से झड़ रहा था, और एक कोने में टूटा फूटा किचन। इश्क के मरीज आप हैं असद मियाँ, दीदार से आपका पेट भरेगा, हमारा नहीं। हम तो फाके करते करते मर जाएंगे, और यकीन करो तुम भी साथ ही मरोगे। हानि हानि जलकर बोला, क्योंकि दाल खा खा कर अब उसका पेट भी दुहाइयां दे रहा था। भैया जी, भाभी पढ़ी लिखी और अच्छे अमीर घर की लगती है। अब अगर आपको इनको पटाना है तो अच्छे कपड़ों और जूतों की जरूरत होगी, और अगर भाभी पट गई तो गिफ्ट शिफ्ट भी तो देना होगा ना, इसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। तो आज एक बड़ा हाथ मार लेते हैं, तुम्हारा भी भला और हमारा भी। बिल्लो की चालाकी पर हानि ने अबरू उचकाकर उसे देखा कि इसका दिमाग इतनी तेजी से कैसे चल रहा है। फिर फौरन से गलत ख्याल दुरुस्त हुआ, ये इतनी तेज तेज दिमाग नहीं, पेट चल रहा था। बात तो ठीक है, चलो मैंने एक घर देखा है, आज बड़ा हाथ मारते हैं। वो बोलकर चारपाई से उठ गया। उसको उठता देख बिल्लू और हानि भी फौरन उठ गए। और तमीज से बात किया कर, भाभी है तेरी, ये पटाना वटाना क्या है, इम्प्रेस बोल। असद बिल्लो की गुद्दी पर एक चुप लगाते बोला, वो क्या है ना, वो तुम्हारी तरह पढ़ा लिखा जाहिल नहीं है। ओ सॉरी, मेरा मतलब पढ़ा लिखा चोर नहीं है। बोल के हानि फौरन बाहर निकल गया। इसके पीछे बिल्लू और असद भी निकल गए। तुम्हें पता भी है ये किसका घर है? हानि सीने पर हाथ बांधे अपना रुख असद की जानिब किए। उससे ये 3 मंजिला घर का पूछ रहा था, जिसे देखकर बिल्लू तो बहुत खुश हुआ था। बड़ा घर मतलब ज्यादा माल। हाँ पता है, बीच वाले पोर्शन में डीएसपी रहता है, अभी शिफ्ट हुआ है यहाँ। अंगड़ाई लेते उसने इतने आराम से बताया कि बिल्लू और हानि उसे मुंह खोले देखने लगे। वो लोग चोर थे, पर कोई प्रोफेशनल चोर नहीं जो पुलिस वालों के घर पर हाथ मारते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं यहाँ हरगिज चोरी नहीं करूंगा। मानता हूँ इज्जत नहीं है, पर जान है जो मुझे बहुत अजीज है। रोमी गुस्से से कहता पलटने लगा, जब बिल्लू ने उससे हाथ पकड़कर रोका। भैया जी एक काम करो, आप जाके आओ, हम यहीं इंतजार करते हैं। अपने गुटके से भरे दांतों की नुमाइश करता वो खिसखानी हंसी हंसा। उसके दांत देखकर असद को अबकाई आई, इसलिए वो मुंह फेर गया। तुम लोग साले हो ही चांदी चंदी चोर। इसका असद बदमजा होता घर में घुसने लगा, जब हानि ने उसका हाथ पकड़ कर पलटाया। क्या मतलब चंदी चोर? वो असद से तीखे तेवरों से पूछ रहा था। बिल्लू के लिए तो ऐसा लफ्ज वो बर्दाश्त कर सकता था, पर अपने लिए बिल्कुल नहीं। आखिर उसने भी 12वीं जमात पढ़ रखी थी, जबकि मुंह तो बिल्लू का भी बना था। ओहो डियर, चंदी चोर की फुल फॉर्म है C फॉर क्यूट, H फॉर हॉनेस्ट, I फॉर एलिजेंट, N फॉर नेचुरल, और D फॉर डेंजर एंड डिस्कट, I फॉर इनर कॉमिक। चोर। मैंने तो तारीफ की है यार, इसकी इतनी लंबी अंग्रेजी तारीफ जो बिल्लू को बिल्कुल समझ नहीं आई थी, लेकिन वो फिर भी खुश हो गया।
जबकि हानि भुवरे उचका कर उसे देखने लगा। ओह अच्छा, इसका मतलब तुम भी फिर चंदी चोर हो। रूमी ने भी हाथ झाड़े। वो कब पीछे रहता था। नहीं, मैं अभी तुम लोगों की तरह अच्छा और खास नहीं हूँ, नहीं बना। मैं बस स्मार्ट चोर हूँ। मासूम सी शक्ल बनाई जिसे बिल्लू देखकर अफसोस से हाँ में सर हिलाने लगा। वो यही समझा था कि असद एहसास कमतरी में मुतलबा है। ओ हाँ, फिर मैं स्मार्ट की फुल फॉर्म बताऊं तुम्हें? हानि मुस्कुराते हुए पूछने लगा। उसने एक एक गाली सोच रखी थी। नहीं, अभी टाइम थोड़ा कम है, फिर कभी। वैसे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मुझे फुल फॉर्म पता है। अब देर मत करो, डीएसपी के घर में चला जाता हूँ। तुम सबसे ऊपर जाओ और बिल्लू तुम सबसे नीचे। और अगर फंसे तो हानि अब भी राजी नहीं था। अब के असद ने उसे संजीदगी से देखा, जो उसे अब गुस्सा दिला रहा था। वैसे पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े गए तो तुम लोग भाग जाना, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ भैया जी ठीक कह रहे हैं, पहले भी तो उन्होंने बचाया था। और वैसे भी बहुत भूख लग रही है, इतना बड़ा घर है, कुछ तो अच्छा बना होगा। हानि के कोई भी इतराज करने से पहले बिल्लू ने हामी भर ली, क्योंकि अब उसमें भूख बर्दाश्त करने की साख्त नहीं थी। अब तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। ये भूखे की वजह से ही पहले मरे थे। भुक्खड़ ने किचन में बर्तन गिरा दिए थे। बिल्कुल भी नहीं भाई, हानि ने हाथ झाड़ते अब तो साफ इनकार कर दिया। बिल्लू नाम की शहर पर उसे बिल्कुल भरोसा नहीं था। असद ने पहले बिल्लू को देखा, फिर हानि को। बिल्लू, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो कसम से मुंह बाकी नहीं रहेगा आइंदा कुछ खाने के लिए। अच्छा भैया जी, रोडी सूरत बनाकर उसने हामी भरी। बिल्लू देख जब बहुत सारा माल हाथ लगेगा ना, तो फिर तुम रोज बहुत सारा खाना खा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ खाने पर हाथ साफ करने का सोचा तो बाकी चीजों पर नहीं कर पाएंगे। ओके भैया जी। मैं तो ये सोचता हूँ सारा खाना आखिर जाता कहाँ है। होटल की कड़वी दाल भी आए तो ये कमीना 4 रोटियां खा जाता है, पर है तीली का तीली। ये बात हानि को सबसे ज्यादा बुरी लगती थी। असद ने हानि को सवालिया नजरों से देखा। अंदाज साफ था कि भाई अब चलना है या नहीं, या और कोई इतराज। जवाब में हानि मुंह बनाकर इससे पहले ही घर की दीवार फैलाने लगा, और फिर एक एक करके सारे घर की दीवार फैलांग के अंदर कूदे। और फिर हानि सबसे ऊपर वाले घर की तरफ बढ़ गया, बिल्लू नीचे वाले और असद बीच वाले। असद एक कमरे की खिड़की से अंदर कूदा। पाँव में कोई नुकीली चीज चुभी। नीचे झुककर इसने देखा तो वो टॉप्स था। गुस्से से वो टॉप्स फेंकने लगा जब सामने बेड पर नजर पड़ी। नाइट बल्ब की रोशनी में वो गर्मी में भी कंबल ओढ़े सो रही थी। असद ने पहले उसे देखा और अपने हाथ में मौजूद टॉप्स की। ओह, तो ये डीएसपी की बेटी है। इंटरेस्टिंग, काम आसान हो गया। वो वही कुंची आंखों वाली लड़की थी जिसे उसने कॉलेज के बाहर देखा था। असद आगे बढ़ा और इसके बेड के सहारे बैठ गया, और फिर एक नजर अपने हाथ में मौजूद टॉप्स को देखा। इरादा अब अपना इंट्रो करवाने का था। हाथ में मौजूद टॉप्स इसके बाजू पर चुभाया जो कंबल से बाहर था। अगर इतनी जोर से नहीं चुभा था तो इतने हल्के भी नहीं चुभा था कि वो नींद से ना उठे, पर वो टस से मस ना हुई। असल में अबरू उचका कर उसे देखा। क्या पूरा अंदर घुसा दूं? उसने टॉप्स को देखकर सोचा, नहीं, अब प्रेशर अच्छा नहीं पड़ेगा। अपने इरादे को झटका कर उसने टॉप्स अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। ये तो नहीं सोचा कितनी रात को इसी के घर में, इसी के कमरे में अपना इंट्रो करवाने से कितना खराब इम्प्रेशन बैठेगा। इसने सोते हुए एक नजर उसे देखा। उसका दिल किया वो देखता चला जाए, पर काम अभी कुछ और था। चलो, स्लीपिंग ब्यूटी घर और कमरा दोनों मालूम हो गए हैं, बाद में मुलाकात होगी। अभी कुछ जरूरी काम है। एक आखिरी नजर उस पर डालकर वो कमरे से निकल गया। चलो बिल्लू, आज अच्छे से सफाया करना है। कौन से कमरे से शुरू करूं? वो सोच ही रहा था जब इसकी नजर किचन की जानिब उठी। अपने दिल को मजबूत करके पेट की बात की नफी की। पेट मुसलसल उकसा रहा था कि 5 मिनट लगेंगे, बहुत भूखे हो, खा लो।
اس نے اپنا ارادہ پختہ کیا اور وہاں سے دوسرے کمرے کی جانب قدم اٹھا دیے اور پھر اپنی پیٹ کی آواز تیز محسوس کی تو مضبوط ارادوں کو آگ لگا کر وہ جلدی جلدی کچن کی جانب بڑھا۔ کچن میں قدم رکھتے ہی اس نے جلدی سے لائٹ کھولی اور پھر جلدی سے فریج میں گھسا اور فریج کا دروازہ کھولتے ہی پیٹ کی آنتوں پر ٹھنڈ پڑ گئی۔ سامنے ہی ایک ڈبے میں بریانی اور ایک ڈبے میں نہاری رکھی تھی اور پیچھے کٹی ہوئی پیاز، اور نیچے آؤ تو مانو من کی مراد پوری ہوئی تھی۔ ایک کانچ کی پلیٹ میں کیک کے پیس رکھے تھے۔ 5 منٹ تک وہ تو محبت سا دیکھتا رہا، پھر جیسے ہی ہوش میں آیا جلدی جلدی سب باہر نکالا اور بنا پلیٹ لیے اسی میں شروع ہو گیا۔ اندھا پیٹ بریانی کھانے کے بعد وہ نہاری کے لیے روٹی دیکھنے لگا۔ اب اس کی نظریں کچن میں چاروں طرف ہاٹ پاٹ تلاش کر رہی تھیں جب اسے محسوس ہوا کچن کے دروازے پر کوئی کھڑا ہے۔ اس نے بیٹھتے دل سے پیچھے دیکھا تو وہاں ایک ادھیڑ عمر عورت حیرت سے منہ کھولے کھڑی اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، اور پھر بلو کے دیکھتے ہی اس کی چور کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ چیخیں اتنی شدید تھی کہ پورا گھر پل میں اٹھ گیا۔ بیچارہ بلو ہڑبڑا اور پریشانی میں سوچ ہی نہیں پا رہا تھا کہ کیا کرے۔ بریانی، نہاری اور کیک سب بھول گئے تھے۔ جب چور کی آوازیں بلند ہوئی تو اوپر نیچے والے سب اٹھ گئے۔ اوپر ڈی ایس پی جیسے ہی چشمہ پہنتے کمرے سے باہر نکلے، ان کی نظر دوسرے کمرے سے نکلتے اسد پر پڑی، جو ابھی چور کی چیخیں سن کے غصے میں نکلا تھا۔ اسے بلو پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر نکلا ڈی ایس پی اسے گھور رہے تھے اور اس کے دیکھتے ہی اسے جھپٹ لیا۔ اتنے میں ان کی بیوی بھی دوپٹہ اوڑھ کر باہر آئی اور اپنے گھر میں چور کو دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ ڈی ایس پی اسے کھینچتے نیچے لے کر گئے۔ اتنے میں ان کے اوپر والے بھی جاگ کر نیچے پہنچ چکے تھے۔ سب سے نیچے والا گھر مسٹر عابد کا تھا، جو پرائیویٹ یونی میں لیکچرار تھے۔ ان کی وائف مسز عابد سرکاری کالج کی ٹیچر، ان کے 2 بیٹے تھے، ایک اسکول میں تھا اور دوسرا کالج میں۔ اس کے اوپر ڈی ایس پی محمود اور ان کی فیملی رہتی تھی، جو کچھ عرصے پہلے ہی ان کے ٹرانسفر پر یہاں شفٹ ہوئے تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی رحمہ، جو 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اور سب سے اوپر انور صفدر اور ان کی وائف۔ ڈی ایس پی محمود اسد کو کھینچتے ہوئے نیچے لائے اور ان کے ساتھ کھینچتا ہوا اسد سوچ چکا تھا کہ اگر اس نے جیسا سوچا ویسے ہوا تو بلو کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ جب وہ نیچے آئے تو اس کی توقع کے مطابق بلو کچن میں سب کے بیچ گرا حیران پریشان کھڑا تھا۔ شاید مسٹر عابد نے اسے 2-3 تھپڑ پڑ چکے تھے۔ اوہو، تو تم لوگ گینگ ہو، مل کر چوریاں کرتے ہو؟ ڈی ایس پی محمود کی بات پر سب نے ان کے ساتھ کھڑے اسد کو دیکھا۔ وہ دیکھنے میں چور نہیں لگتا تھا، پر حلیہ چوروں والا ہی تھا۔ نہیں صاحب، اس کو دیکھیں اور مجھے، ہم کہاں سے ایک ٹیم کے لگتے ہیں؟ آپ کو اپنا بھی اسٹیٹڈ ہے۔ ارے تم تو وہی گنگے ہو نا، جو یہاں سے تھوڑا دور سگنل پر بھیک مانگتا ہے۔ اسد کی بات سنتے ہی بلو کی جان میں جان آئی۔ ایک بار پھر اس کے بھیا جی نے اسے بچا لیا تھا۔ آ بلو نے بھی اپنی اداکاری شروع کر کے صحبت میں سر ہلانا شروع کر دیا، انداز ایسا کہ ظالم سے ظالم انسان کو بھی رحم آ جائے۔ تو تم چور نہیں ہو؟ ڈی ایس پی محمود نے آنکھیں سکڑا کر اپنے سامنے کھڑے بلو کو دیکھا، جو معصوم شکل بنائے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ تو یہاں کیا کر رہے ہو پھر؟ ایک اور سوال۔ منہ سے گنگوں کی آواز نکالتا وہ سچ میں گنگا لگ رہا تھا۔ اس اسد کا تو دل کیا اس کا سر پھاڑ دے، خود تو پھنسا، اسے بھی پھنسوا دیا۔ اس کے کھانے کی طرف اور پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بتانے پر ڈی ایس پی محمود سمجھ گئے وہ بھوکا ہے اور کھانا چرانے آیا ہے۔ چلو پھر جاؤ یہاں سے، اور آئندہ اگر ایسے چوری کرتے دیکھا نا تو حوالات میں ڈال دوں گا۔ ڈی ایس پی زبان کے بولنے پر وہ وہاں سے جانے لگا جب مسز عابد نے اسے روکا۔ رکو، یہ کھانا لے جاؤ اور آئندہ چوری نہیں کرنا۔ ان کی بات سنتے ہی بکھڑ بلو کی بانچیں کھل گئی اور اس کو اس طرح دیکھ کر اسد کے سینے پر سانپ لوٹ گئے۔ ایسے کیسے؟ چوری تو چوری ہوتی ہے، پھر کھانے کی ہو یا زیور کی، اسے بھی جیل میں ڈالیں۔ اسد کے بولنے پر بلو نے اسے صدمے سے دیکھا، ابھی بچا رہا تھا اور ابھی پھنسوا بھی رہا تھا۔
लेकिन डीएसपी महमूद के जाने के इशारे करने पर वो खाने की थैली हाथ में पकड़े निकलने लगा, लेकिन बेड़ा गर्क हो इस जबान का जो हमेशा काम खराब करती है। अरे भैया जी, वो देखे वही कच्ची आंखों वाली लड़की। बिल्लू के बोलने पर सबने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ रहमना आंखें फाड़े ये सारा मनाजर देख रही थी। और फिर सबने बिल्लू को देखा, लेकिन बिल्लू ने सबकी जगह अपनी भैया जी को देखा, जो खूनखार नजरों से घूर रहे थे। बिल्लू थूक निकल के रह गया। पुलिस से बच जाएगा, लेकिन अब भैया जी से कौन बचाएगा? रोमान साहब, मेरा अल्लाह के बाद सिर्फ और सिर्फ आप पर भरोसा है। मुझे मेरे बेटे का इंसाफ चाहिए। वो 1.5 उम्र आदमी इसके सामने हाथ जोड़ने लगा, जिसे रोमान शाह ने सराहत से थाम कर नीचे किया। ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने पहले भी आपको मना किया है, इस तरह मत किया करें। रोमान को इसका हाथ जोड़ना नागवार गुजरा था। वो कितना भी सख्त हो, पर सीने में धड़कता दिल अब भी मोम था। आपकी जितनी फीस है मैं इतनी तो नहीं दे सकता, पर आप मेरा घर रख ले। मेरा कुल असाना उन्होंने छीन लिया, मुझे बस मेरे बेटे को इंसाफ दिला दे। मिस्टर साजिद, आप अगर अपने जैसे 10 घर भी दें तब भी रोमान शाह की फीस अदा नहीं कर सकेंगे। लेकिन इस केस में मैंने पैसों के लिए हाथ डाला ही नहीं है। हाँ, बात मेरे ज़मीर की और मेरे दिल की लालच की है। और ये बात आप भी जानते हैं कि जब केस में रोमान शाह हाथ डाले, फिर जीत रोमान शाह का मुकद्दर ही बनती है। ये रोमान शाह था, आलमगीर शाह का इकलौता बेटा और इनकी विरासत का इकलौता वारिस। अपने बाप के मरने के बाद रोमान शाह ने सब संभाला, और अब वो बिजनेस की दुनिया में पहचाने जाने वाला एक ऊंचा नाम था। पर वो कभी मीडिया पर नहीं आया था। लोग उसे नाम से जानते थे, पर चेहरे से नावाकिफ थे। नाम और बिजनेसमैन के अलावा भी रोमान शाह की एक पहचान थी, जो उसे वारसे में नहीं बल्कि अपनी खुद की वजह से मिली थी। वो एक माहिर वकील था। वो बहुत कम केस में हाथ डालता था। इसकी 2 वजह थी। पहली ये कि इसकी फीस बेहतरीन से बेहतरीन वकील से कहीं ज्यादा थी। हर कोई इसकी फीस नहीं अफोर्ड कर सकता था। और दूसरी वजह ये कि वो केस लड़ने से पहले केस स्टडी करता था और मुजरिम का केस कभी नहीं लड़ता था। वो सिर्फ मुलजिम का केस लड़ता था। मुल्क की बड़ी बड़ी शख्सियात इससे अपना केस लड़वाना चाहती थी, पर रोमान शाह अपने असूलों का पक्का था और ज्यादातर मुलजिम गरीब ही होते थे, जो रोमान शाह की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। लेकिन जिस केस में रोमान शाह हाथ डालता था, तो फिर मुकाबिल पहले ही समझ जाता था कि अब वो जो कर ले केस नहीं जीत सकता। काफी बार इस पर जानलेवा हमले भी हुए, जिसकी वजह से इसकी कम उम्र में बढ़ती कामयाबी भी थी। और कुछ इनामवर शख्सियात की तरफ से जो रोमान शाह की वजह से केस हारे और इन्हें कोई भारी नुकसान उठाना पड़ा। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप अपना इंसान उतार सकते हैं। रोमान ने कुर्सी की पुश्त टेक लगाते सुकून से कहा। इसकी आंखें भी इसके होंठों के साथ मुस्कुराई थी। इसकी आंखों में जीत की चमक थी, जो कोई भी बखूबी देख सकता था। कैसे? इनको पूछते हुए डर भी लगा था कि कहीं रोमान शाह कुछ ऐसा ना मांग ले जो इनके पास देने को हो ही नहीं। बस आपकी दुआएं चाहिए। इसकी दुआएं मांगने पर साजिद साहब की आंखों से आंसू गिरे। वो रोते हुए सहाबत में सर हिला गए। डीएसपी महमूद ने पुलिस वैन मंगवाई थी। असद और बिल्लू को अंदर बिठाकर वो खुद भी अंदर बैठ गए। बिल्लू को अपने ऊपर अपने भैया जी की नजरें खूब महसूस हो रही थी। वो ना देखते हुए भी बता सकता था कि वो आंखों से ही इसका कत्ल कर रहा है। इतने में पुलिस वैन किसी खड्डे में से गुजरी तो अंदर बैठे लोगों को हल्का सा झटका लगा, जिस पर असद के मुंह से सी की आवाज निकली। रान पर कुछ जोर का चुभा था। उसने जेब के ऊपर से हाथ लगाकर देखा तो अरमा का टॉपिस था, जो उसने अपनी जेब में डाल लिया था। उसे नए सिरे से गुस्सा आया। ये उसे दूसरी बार चुभा था। इसकी तेरी मेरी तकलीफ से बिगड़ी।
इसकी टेढ़ी मेढ़ी तकलीफ से बिगड़ती शक्ल पर बिल्लू ने हंसी दबाई, पर असद इसकी हंसी महसूस कर चुका था। उसने कड़ी तेवरों से बिल्लू को घूरा, पर बेकार, क्योंकि बिल्लू तो दुल्हन बना बैठा था। उसने कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए नजर नहीं उठाएगा। गाड़ी पुलिस स्टेशन के आगे रुकी। दो हवलदार ने बिल्लू और असद को कॉलर से पकड़कर वैन से उतारा और अंदर ले जाकर दोनों को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया। इनको बंद करके डीएसपी अपने ऑफिस में चले गए। फिर कुछ देर बाद वापस घर के लिए निकल गए। रहबा, जो पानी पीने उठी थी, शोर की आवाज सुनकर अपने मामा पापा के कमरे में गई, पर वो कमरे में मौजूद नहीं थे। उसने कदम नीचे की तरफ बढ़ाए। नीचे उसे अपने मामा पापा की आवाज आई तो वो अंदर आ गई और अंदर का मुनाज़िर देखकर परेशान हो गई। असल हैरानी और परेशानी उसे जब हुई जब बिल्लू ने शरासाई से इसका नाम लिया। अपनी तरफ सबका है अचानक देखना उसे अजीब लगा। और फिर कुछ देर में पुलिस वैन आई और इन्हें ले गई, और इनके साथ इसके पापा भी चले गए। सब ने चेक किया, किसी के घर कुछ चोरी नहीं हुआ था। सब वापस अपने घरों पर चले गए। चल शुक्र, बिल्लू की बात किसी को इतनी याद नहीं थी, ना किसी ने कुछ पूछा। वो भी वापस आकर बेड पर लेट गई। नींद तो पहली आंखों में डेरे जमाए बैठी थी, इसलिए फौरन ही सो गई। अल्लाह की कसम साहब यकीन करो, खाने के अलावा एक नहीं साहब, मारो नहीं, कसम से कुछ नहीं चुराया। चलो बिल्लू साहब, अच्छा हुआ यही इनाम मिल गया, वरना असद का इनाम आपसे बर्दाश्त नहीं होना था। दूसरी जेल से बिल्लू के रोने चिल्लाने की आवाज सुनकर वो मुतमईन सा आंखें मूंदे लेट गया। अफसोस इस बात का था कि खुद बिल्लू की पिटाई लगाने का शर्फ हासिल नहीं कर सका। उफ अला, बिल्लू कड़ाते हुए अपनी गली में आया था। अच्छे से बिल्लू को मारने के बाद उन्होंने बिल्लू को छोड़ दिया था। अबे ओए, वो देख, ओए ओए बिल्लू भैया, आज बिल्लू भैया से बिल्ली बहरा कैसे बन गए। 12-13 साल के बच्चे हंसते हुए इसके आराम से नजाकत से चलने पर चोट कर रहे थे। इन्हें बखूबी अंदाजा था कि बिल्लू किसी बुरा पिट कर आ रहा है। अबे साले इधर आ, फिर बताता हूँ कैसे बना मैं बिल्ली। बिल्लू गुस्से में इनकी तरफ बढ़ा, पर तकलीफ से कराहते वापस पीछे हो गया। रहने दो बिल्ली बहना, हमें बिल्ली बनाने में कहीं कुछ और ना बन जाओ। हंसते हुए अचानक भागे जब बिल्लू ने चबूतरे पर पड़ा पत्थर इनकी तरफ फेंका। खोल दे यार। मुस्तकिल दरवाजा बजाने पर हानी ने झुंझला कर पूछा, जबकि बिल्लू की दर्द भरी आवाज सुनते उसने फौरन दरवाजा खोला। अरे बिल्लू तू, पूछते हुए वो नचाते हुए भी हंस दिया। नहीं, तेरी माँ हूँ, हट रास्ते से आया बड़ा वेला इंसान। अरे बिल्लू तू, रेहान को साइड पर धकेलते वो अंदर आ गया। नहीं कर यार, भले मैंने अपनी माँ को नहीं देखा, पर अपनी सूरत देखकर यकीन से कह सकता हूँ इतनी भी बदसूरत नहीं होगी। दिल जलाने वाली मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते वो वापस चारपाई पर बिल्लू के साथ बैठा। पर अगले लम्हे अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस हुआ, क्योंकि बिल्लू ने जब दरवाज़ा खोला तो वो चिकन बिरयानी से भरपूर इंसाफ कर रहा था, और बिल्लू की दर्द भरी आवाज़ सुनकर प्लेट वैसे ही छोड़कर उठा था। और अब बिल्लू की नज़रों का ताक़ुब करके उसने फ़ौरन अपनी प्लेट उठाई। तुझे पता है कल रात से भूखा हूँ मैं, ऊपर से पुलिस वालों की मार। बला की मासूमियत लिए वो उसे अपना दुखड़ा सुनाते इसके हाथ पे पकड़ी प्लेट को देखते बोला, ये ले, और ये हरगिज नहीं समझ रहा कि तुझ पर तस खा के दे रहा हूँ, तेरे नदीदेपन की वजह से दे रहा हूँ। काश इसमें नीला तोता मिला देता। इसके इतना बोलने पर भी बिल्लू कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो हानि को बिल्कुल नजरअंदाज किए बिरयानी पर टूटा था। एक कहर आलूदा नजर बिल्लू पर डालकर वो गुस्से से घर से निकल गया, जिससे बिल्लू को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसको इत्तेफाक मानो या सच, पर यह बात हकीकत थी कि उसने जब बिल्लू को दिए बगैर खाया, या बिल्लू मांगने पर उसे ना दिया, इसके साथ कुछ बुरा हुआ, या फिर इसका पेट ही खराब हो गया। इसलिए अब वो कोई भी चीज़ बिल्लू के सामने खाने से परहेज करता था। ओए एक बात बता, जब पुलिस आई तब तू कहाँ था? तुझे तो ज्यादा वक्त लगाना था भागने में, सबसे ऊपर था तू। हानि चारपाई पर लेटा मोबाइल इस्तेमाल करता जब बिल्लू वॉशरूम से निकलकर इसके करीब आता बोला, पहले अपने हाथ धोकर साबुन से, गंदा इंसान।
उसे करीब आते देख हानि फौरन सीधा होता बोला, धोकर आया हूँ साबर से, ये ले खुशबू सूंघ ले। हानि के मुंह की तरफ हाथ करके तप कर बोला। जब हानि ने झटके से इसका हाथ पीछे किया और मुंह के जाविये बिगाड़ के रुख मोड़ गया। वो दोनों लगभग एक ही उम्र के थे। हानि 24 का था और बिल्लो 25 का। दोनों बचपन से दोस्त थे। दोनों ने यतीम खाने में परवरिश पाई थी। माँ बाप दोनों के नहीं थे और ना ही अब इन्हें अपने माँ बाप के बारे में जानने का शौक था। हानि को तो पढ़ने का शौक था, इसलिए वो 12वीं तक सरकारी इदारों में पढ़ गया, पर आगे सरकारी यूनिवर्सिटियों में भी एडमिशन के लिए और पढ़ाई के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी, जो इसके पास नहीं थे। और यतीम खाने में तो खाना भी मुश्किल से पूरा पड़ता था। एक तो फंड कम आता था, ऊपर से जो आता था वो इदारा चलाने वालों की जेबों की जीनत बनता था। हानि के बरअक्स बिल्लो शुरू से नालायक, उसे पढ़ाई का ज़रा शौक नहीं था। वो स्कूल कॉलेज तो कभी गया नहीं, पर यतीम खाने में भी जो थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था उसने वो भी नहीं पढ़ा। 12वीं के बाद रेहान ने जॉब ढूंढने की कोशिश की ताकि खुद कमाकर पढ़ सके। वो ये गरीबी की जिंदगी नहीं चाहता था जो उसने बचपन से गुजारी। वो कुछ बनने का कुछ करने का इरादा रखता था। उसने सोचा था कि वो अच्छे खासे पैसे कमाने के बाद यतीम खाना खोलेगा जहाँ का हर बच्चा पढ़ेगा और किसी चीज़ की लिए तरसेगा नहीं। पर 12वीं पढ़े को कहाँ खास काम मिलता है। 2-3 जगह पर करने के बाद उसे कोई फायदा नहीं हुआ। कोई काम बहुत लेकर पैसे थोड़े देता तो कोई पैसे ही ना देता। और फिर उसने अपने सारे ख्वाब दिल में दफन करके बिल्लो के साथ मिलकर छोटी मोटी चोरियां शुरू कर दी। और अब वो और बिल्लो चोर थे। लेकिन 2 महीने पहले बिल्लो के इसी बकड़पन की वजह से वो लोग पुलिस के हत्थे चले थे, जिससे असद ने इन्हें बचाया था। और वो 29 साल नौजवान अब इनका बॉस था, जिससे बिल्लो तो खुश था, पर रेहान को इससे बहुत खार आती थी। बता तो कैसे बच गया? बिल्लो इसके बराबर बैठते फिर से पूछने लगा। मैं इसलिए बच गया क्योंकि मैं अंदर गया ही नहीं था। मैं पहले से ही जानता था तू कुत्ते की दुम है, नहीं सुधरेगा। और घर भी पुलिस वाले का जानते बूझते खाई में नहीं घुस सकता था। अब मुंह बंद करके बैठ गंद। बिल्लो का मुंह खुले देख उसे टोकता वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, जो अभी बजना शुरू हुआ था। हानि जो बिल्लो को ये बताने पर कि पुलिस ने असद को अभी रहा नहीं किया, खुश हुआ था कि अब इसकी बिल्लो से भी बुरी दुर्गत बनेगी। लेकिन दरवाजा खोलती अपने सामने खड़े असद को सही सलामत देखकर वो हैरान हुआ था। हानि की सारी हैरानी समझते असद मुस्कुराते हुए उसे साइड पर करके अंदर आ गया। हानि वैसे ही हैरान दरवाजा बंद करते वापस अंदर आया। बिल्लो जो पहले ही हानि की बात पर मुंह बनाए बैठा था, असद को देखती घिघा सा बसीती बाहर आई। मुंह पर पड़ने वाला थप्पड़ इतना शदीद था कि मुकाबल चंद लम्हों के लिए लखड़ाया था। फिर खून रंग होती आंखें सामने खड़े नफूस पर डाली, और सामने खड़ा नफ्स कोई और नहीं, रहमान जतोई था, इसका बाप, एक मशहूर बिजनेसमैन और सियासत की एक बड़ी पार्टी का ऊंचे अहदे का मेंबर। रज्जब, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारे नाम के आगे मैं अपना नाम लगाऊं। अफसोस है मुझे उस वक्त पर जब तुम मेरे यहाँ पैदा हुए थे। तुम किसी काबिल सियासी इंसान या बिजनेसमैन के बेटे तो दूर, तुम मुझे 10वीं पास भी नहीं लगते। सामने खड़े रजब जतोई ने अपने जबड़े भेजे। वो अपने सामने खड़े अपने बाप की इज्जत दिल से नहीं करता, पर मजबूत था। जो अयाश जिंदगी उसे मिलती और जितना वो रहमान जतोई के सर पर नाचता था, ये एक बदतमीजी से छीन सकता था। आखिर रहमान जतोई इस ही का बाप था, और अब उस मसले से भी उसे रहमान जतोई ही निकाल सकता था। क्या गलत किया मैंने? इस साले का चक्कर चल रहा था मेरी बहन से, बेगैरत बन जाता। इज्जत जतोई से शादी के ख्वाब देख रहा था, गाली प्यार से समझाया तो साले को, पर नहीं माना। जब जतोई के सामने अकड़ रहा था, निकाल दी साले की अकड़। और आप तो इस बात पर शुक्र अदा करें कि आपकी उस हरामजाद
اپنی بکواس بند کرو، خبردار جو عزت کے لیے ایک لفظ نکالا معصوم ہے وہ۔ بیٹی کے لیے نازابیہ لفظ سنتے ہی دھارے، وہ طنزیہ مسکرایا۔ وہ بچپن سے ہی یہ دیکھتا آیا تھا کہ اس سے زیادہ عزت جتوئی کو اہمیت ملتی آئی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن ہمیشہ سے بیٹی ہونے کے باوجود سب کے دلوں میں اس سے آگے رہی تھی، اور اسی بات سے وہ رجب جتوئی کے دل میں اپنے لیے کینہ پیدا کر چکی تھی، جس کو ہر بار اس کا باپ ہوا دیتا تھا۔ معصوم 21 سال کی ہے مسٹر رحمان جتوئی، آپ کی سو کال معصوم بیٹی پڑھنے کے بہانے عشق لڑا رہی تھی ایک غریب انسان سے، جس کی وجہ سے آپ کی جو سیاست میں عزت ہے نا بہت اچھے سے نکلتی۔ اور بھولے نہیں کہ آپ نے ہی مجھے ایان ساجد کو راستے سے ہٹانے کا بولا تھا۔ اس کا دل شدت سے کیا تھا کہ عزت جتوئی کو زندہ جلا دے، پر وہ یہ صرف سوچ سکتا تھا۔ میں نے اسے راستے سے ہٹانے کا بولا تھا، دنیا سے اٹھانے کا نہیں۔ پیسوں کی لالچ دیتے کچھ بھی کرتے، لیکن نہیں انسانی جانیں لینے کا مزہ جو تمہیں لگ چکا ہے۔ اس بار مقابل کھڑا رجب جتوئی خاموش تھا، اور کہتا بھی کیا، وہ اب تک ایان ساجد کو ملا کر 4 قتل کر چکا تھا، اور ان چاروں قتل کی وجہ کوئی خاص نہیں تھی۔ 2 قتل ہونے والے افراد کے تو گھر والوں کو پیسے دے کر وہ معاملہ رفع دفع کر چکے تھے، اور ایک کے گھر والوں نے جی جان لگا کر کیس لڑا تھا، پر اکثر وکیل بھی بک جایا کرتے ہیں۔ دولت ہے ہی ایسی چیز، اسی لیے مین پیشی کے وقت ان کو پتہ چلا کہ ان کا وکیل سارے ثبوت مٹا چکا ہے، اور اگر مارنا ہی تھا تو بیچ سڑک پر کیوں مارا؟ سرے عام مار کر سب کو اپنا چہرہ دکھا کر تم نے میرا کیریئر خراب کر دیا۔ رجب جتوئی ایک بار وہ پھر غصے میں دھاڑے اور اپنے ہاتھ میں پکڑا اپنا قیمتی موبائل زور سے زمین پر مارا۔ اس بار تو مقابل کھڑا رجب جتوئی بھی تھوڑا گھبرایا تھا۔ ریلیکس ڈیڈ، کچھ نہیں ہوا، وہ ایس پی جاسم سارے ثبوت مٹا چکا ہے، اور وہاں کھڑے سارے لوگوں اور ٹھیلے والوں کو بھی وہ اتنا ڈرا چکا ہے کہ جان سے جائیں گے پر منہ نہیں کھولیں گے، اپنا اور باقی ایس پی سنبھال لے گا۔ وہ جو خود ابھی مکمل مطمئن نہیں تھا، اپنے باپ کو مطمئن کرتا بولا، اس بار تمہارے مقابلے کھڑے کیس لڑنے والے کو نہیں بلکہ جو کہ اس کا کیس لڑ رہا ہے اس کو دیکھو۔ رجب جتوئی وہ غصے سے پھنکارے تھے، اب کہ ان کی اس بات پر وہ بھی ٹھٹکا تھا۔ کون؟ رومان شاہ کھڑا ہے اس بار ہمارے مقابلے کیس لڑنے۔ اب رجب جتوئی کو اپنے باپ کے پریشان ہونے کی وجہ سمجھ آئی۔ اب تو وہ خود بھی پریشان ہوا تھا۔ اپنے بیٹے کے پریشان چہرے کو دیکھ وہ اپنا غصہ دبائے سنجیدگی سے بولے، رجب میں تمہیں اس وقت ملک سے باہر نہیں بھیج سکتا۔ تمہیں یہاں منظر عام سے غائب کرنے کا مطلب تم پر جرم ثابت کرنا ہوگا، اور اس سے میرا سیاسی کیریئر برباد ہو جائے گا۔ میری ایک بات اپنی ذہن نشین کر لو۔ رجب کو انگلی دکھا کر وہ آگے بولنے لگا، انداز صاف وارن کرنے والا تھا۔ رومان شاہ کیسے ثبوت ڈھونڈتا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن جس کیس میں وہ ہار ڈالتا ہے پھر وہ کیس رومان شاہ ہی جیتتا ہے۔ میں اس کیس کو جتنا کھینچ سکتا تھا کھینچ رہا تھا، یہ جان کر کہ اس کا باپ اتنے پیسے نہیں دے پائے گا اور پیچھے ہٹ جائے گا، پر اس کا کیس اب رومان شاہ نے اپنے ہاتھ میں لیا، وہ بھی بنا کسی معاوضے کے۔ تمہاری چھوٹی سی غلطی تمہیں موت کے منہ میں دھکیل سکتی ہے، کوشش نہیں بلکہ اب واقعی تم سے چھوٹی غلطی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ غصے سے وارن کرتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے، اور رجب جتوئی اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا، یہ جانے بغیر کہ وہ ایک سنگین غلطی کر چکا ہے جسے وہ ابھی سرے سے ہی فراموش کر چکا ہے۔ رحمان جتوئی ایک پولیٹیکل پارٹی کا ممبر تھا اور اونچے عہدے پر تھا۔ اس کا ایک ہی حد بگڑا ایک اکلوتا بیٹا رجب جتوئی جو 26 سال کی عمر میں ہی 4 قتل کر چکا تھا، اور ایک بیٹی عزت جتوئی، آدھے جسم سے مفلوج بیوی جو صرف بیڈ پر ہی رہتی تھی، اور رحمان جتوئی کی پہلی اور آخری محبت ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ کھوکھلی محبتیں صرف حاصل ہونے تک ہی عزیز ہوتی ہیں۔ رحمان جتوئی نے کبھی کسی عورت سے تعلق رکھ کر بے وفائی نہیں کی تھی، پر جب سے وہ سیاست میں آئے تھے اپنی محبت کو یکسر
नजर अंदाज कर चुके थे। एक वाहिद इज्जत जितोई थी जिसे वो इतना सब के बाद भी नजर अंदाज ना कर सके थे। अपनी बेटी के लिए रहमान जितोई की मोहब्बत खालिस थी। यूनी में अपनी क्लास फेलो से इज़ा मोहब्बत में मुतलबा हुई थी। लड़का अच्छा था बहुत और इसके साथ सिंसियर भी पर इसमें एक खामी थी, वो जो आजकल के दौर की सबसे बड़ी खामी है, और वो है दौलत। और इसी दौलत के ना होने की वजह से इज्जत जितोई की मोहब्बत और साजिद का बेटा मौत की नींद सो गया था। इसे की इस बात के पता चलते ही उन्होंने रजब जितोई से इस मामले को ख़त्म करने का कहा था, पर रजब जितोई गुस्से में मामले की जगह बंदे को ही ख़त्म कर चुका था, और वो भी सरेआम। इज़ा को जब से अयान की मौत का मालूम हुआ था, वो अपने कमरे में कैद होकर रह गई थी। वो अयान की मौत का कसूर खुद को समझे हुए थी कि ना वो अयान से मोहब्बत करती ना वो मरता। भैया जी ये क्या है? असद को बिल्कुल सही सलामत देखकर वो दोनों जो हैरान हुए थे, वही बिल्लो की पेशानी पर पसीना नमूदार हुआ था। लेकिन फिर बिल्लो और हानी की नजर असद के हाथ में बड़ी सी थैली पर पड़ी। ये गर्मा गर्म बीफ बिरयानी है। बोलते साथ असद ने बड़ी सी काली थैली चारपाई पर रखकर खोली। इसमें बिरयानी के 5-6 बड़े बड़े शापर थे। अरे वाह, अच्छा हुआ तू बिरयानी ले आया यार, क्योंकि मेरी बिरयानी इस बखड़ बिल्लू ने मंड ली। खुशी से बोलते आखिर में उसने टेढ़े मुंह से बिल्लो को देखा। बिरयानी को देख बिल्लो के मुंह से तो खुशी के मारे लफ्ज गुम हो चुके थे। सॉरी डियर रेहान, बात दरअसल ये है कि ये बिरयानी सिर्फ और सिर्फ बिल्लो के लिए है। मुस्कुराकर असद ने बहुत मोहब्बत भरी नजरों से बिल्लो को देखा। हानी का मूड पल में बदला। वाकई वो 2 नंबर असद से अच्छाई की उम्मीद कैसे कर सकता था। है भैया जी, ये सिर्फ मेरी है, लेकिन भैया ये बहुत सारी है, इसमें हम सारे मिलकर खाएंगे, ये तब भी खत्म नहीं होगी। बिल्लो खुशी से दोहरा हो रहा था, और उसने बिल्कुल सही कहा था। वो बिरयानी अगर वो तीनों मिलकर भी खाते तब भी खत्म नहीं होती। नहीं बिल्लो, अगर लेकिन ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, और तुम अभी खाओगे ये पूरी, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप जल्दी से जरा प्लेट नहीं बल्कि थाल लाओ हानी। इस असद की बात सुनकर बिल्लो की खुली बाँछें एकदम सिकुड़ गई, और हानी पहले नासमझी से देखने लगा, लेकिन बात समझ आते ही इसके दिल में लड्डू फूटने लगे। पर ये बहुत ज्यादा है, मैं इतनी नहीं खा सकता। बिल्लो रोमांसी हुआ। खाना तो तुम्हें पड़ेगा बिल्लो, ताकि एक ही बार में तुम्हारी भूख खत्म हो। और अगर तुमने नहीं खाया तो तुम यकीन करो, मैं तुम्हारा जो हाल करूँगा वो तुम्हारी सोच से भी बुरा होगा। इसके बोलने के दरमियान ही हानी थाल ले आया, फिर चारपाई के सामने रखे छोटे स्टूल पर बैठ गया। अब वो ये लाइव शो बड़ी गौर से देखने का इरादा रखता था, क्योंकि कुछ देर पहले ही मनहूस बिल्लू ने इसी की बिरयानी पर डाका मारा था। असद और हानी बिल्लू को खामोशी से घूर रहे थे। इशारा साफ था कि खाना शुरू करो, और बेचारा बिल्लू जिसकी भूख बिरयानी देखकर चमकी थी, और वो असद की बातें सुनकर मर चुकी थी। तुम्हारा कहने का मतलब वो चोर तुम्हें जानते थे? ये मनाहिल थी रहमा की दोस्त। उस वक्त वो लोग कॉलेज कैंटीन में बैठे थे, और रहमा ने उसे कल के चोरों वाले किस्से का बताया था। हाँ ओके, इनको नाम पता है तुम्हारा? नहीं ना यार, वही तो बोल रहे थे कि कच्ची आंखों वाली लड़की। रामा झुंझला कर बोली। वो ये बात उसे 15 मिनट से समझाने की कोशिश कर रही थी। क्या बकवास है यार रामा, कोई भी तुम्हें कच्ची आंखों वाली लड़की बोलेगा तो मान लोगी। अब तुम्हारी आंखें कंची हैं तो है, अब कंची हैं तो लोग कंची आंखों वाला ही बोलेंगे ना यार। मनाल उसने बोला था, वो देखो भैया जी, वही कंजी आंखों वाली लड़की। वही का मतलब क्या होता है, जिसे पहले से जानते हो? अब के वो गुस्से से वही को लंबा खींचते हुए बोली, मतलब ये बात अब इतनी भी मुश्किल नहीं थी कि वो समझे ना। अच्छा छोड़ो, गोली मारो यार, वो चोर थे कोई बिलाल अब्बास
اب بات نہیں جس کے بارے میں ہم اتنا پریشان ہو رہے ہیں. چھوڑو، میں بھی پتہ نہیں کیوں اتنا سوچ رہی ہوں. اچھا چلو اب کچھ منگواؤ کھانے کے لیے. رحمہ بھی اپنا سر جھٹک کر اب ریلیکس ہو گئی. مناہل یار، رحمہ دعا کرو میرے بابا کیس جیت جائے. رحمہ کون سا کیس؟ مناہل یار وہی 1-2 مہینے پہلے بات نہیں پھیلی تھی کہ رجب جتوئی نے سر عام ایک یونیورسٹی کے لڑکے عیار کا قتل کر دیا. رحمہ ہاں، بہت دکھ ہوا تھا یار. اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور دیکھنے میں بھی کتنا پیارا تھا. رحمہ افسوس سے بولی. اس کو جب بھی بہت دکھ ہوا تھا جب اس کو یہ پتہ چلا تھا. ہاں یار وہی کیس. مناہل نے بھی افسوس سے کہا. تو یار فکر نہ کرو، کیس تمہارے پاپا ہی جیتیں گے. دیکھنا اس رجب جتوئی کو ضرور پھانسی ہوگی. بلکہ میں تو بولتی ہوں ایسے لوگوں کو کتے کی موت مرنا چاہیے. یہ دعا رحمہ نے دل سے کی تھی کہ بہت جلد رجب جتوئی کو سزائے موت ہو. شٹ اپ یار رحمہ، میرے پاپا رجب جتوئی کی طرف سے ہی کیس لڑ رہے ہیں. میں تم سے بول رہی ہوں کہ دعا کرو کیس جیت جائے اور تم بول رہی ہو رجب جتوئی کو پھانسی ہو جائے. رحمہ کی بات مناہل کو ناگوار گزری تھی. لیکن مناہل، تمہارے پاپا اس کا کیس کیوں لڑ رہے ہیں؟ سب کو پتہ ہے یہ قتل رجب جتوئی نے ہی کیا ہے. ظلم کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں تمہارے پاپا؟ ارباب ریلیکس، پاپا غلط نہیں ہے. رجب جتوئی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا ہے. جہاں قتل ہوا تھا وہاں کے لوگوں نے بھی یہی بولا کہ ڈکیتوں سے ہاتھا پائی میں مارا گیا ہے وہ. تو پھر تم پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ جب کوئی ثبوت ہے ہی نہیں تو یقیناً کیس تمہارے پاپا ہی جیتیں گے. رحمہ کو بہرحال کا رجب جتوئی کی فیور میں بولا اگر گراہ گزرا تھا، کیونکہ اس کا اندازہ سب کو ہی تھا کہ یہ قتل رجب جتوئی نے ہی کیا ہے. لیکن وہ یہ بھی سمجھ رہی تھی کہ اگر مناہل رجب جتوئی کو غلط بولتی تو اس کے پاپا بھی غلط کہلاتے. پریشانی ہے نا یار، کیونکہ پاپا کیس جیت جاتے پر اب اس شخص کا کیس رومان شاہ لڑ رہا ہے اور وہ ثبوت نہ بھی ہو تو خود بنا لیتا ہے. مناہل کے رومان شاہ کیس بتانے پر رحمہ کی دونوں روئیں اوپر اٹھی تھی. دل میں خوشی محسوس ہوئی تھی. وہ اپنے بابا سے اور مناہل سے کئی بار رومان شاہ کا سن چکی تھی، پر جس کا قتل ہوا وہ تو غریب تھا نا. تو پھر رحمہ نے اپنا سوال ادھورا چھوڑ دیا. اس کے سوال کو سمجھتے مناہل نے خود ہی جواب دیا. مفت میں لڑ رہا ہے، منہ بنا کر کہتے اس نے نظریں پھیلی. بنا دیکھے ہی رومان شاہ مناہل کا کرش تھا، پر افسوس سے اس بار وہ اسی کے باپ کے مقابلے کھڑا ہوا تھا. بھیا جی اور نہیں کھایا جا رہا. آخری بار معاف کر دو، آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا. کسی دوسرے کے کچن میں تو کیا، میں اپنے کچن میں بھی نہیں گھسوں گا. بڑی مشکل سے 2 پلیٹ بریانی اپنے اندر اتار کر اب وہ فل ہو چکا تھا. اب اس کو یقین تھا کہ ایک بھی نوالا اور کھایا تو پیٹ پھٹ جائے گا. بلو میں 3 تک گنوں گا. اگر تم نے کھانا شروع نہیں کیا تو پھر بعد میں کچھ مت کہنا. سگریٹ کے کش لیتے اس نے بلو کو بھرپور سنجیدگی سے کہا. بلو نے ایک التجائی نظر ہانی پر ڈالی جو اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا. بھیا جی اللہ کی قسم ایک موقع دے دو پلیز بھیا جی. اب بس بلو کا رونا باقی تھا. بلو اگر اب میں نے تمہارے منہ سے کبھی کھانے کا نام بھی سنا یا تم نے کھانے کو دیکھ کر ہر جگہ اپنی رال ٹپکائی تو پھر انجام بہت برا ہوگا. اسد نے سگریٹ پھینکی. جی بھیا جی، آئندہ جب تک آپ خود نہیں بولیں گے بلو کھانے کو دیکھے گا بھی نہیں. بلو بولتے ساتھ فوراً کھڑا ہوا کہیں واپس کھانے پر نہ بیٹھا دے. لیکن جو پیٹ پھٹنے جتنا کھایا تھا اٹھتے ہی سیدھا کھڑا بھی نہ ہویا گیا، اس لیے واپس بیٹھ گیا. ہانی اب یہ جو پیکٹ بچے ہیں اسے 2 پلیٹوں میں نکال لو. کیوں؟ ہانی نے حیرت سے پوچھا. کیوں تم نے نہیں کھانا؟ اسد کے ابرو اٹھا کر پوچھنے پر ہانی فوراً اصابت میں سر ہلاتا کھڑا ہوا اور پلیٹیں لا کر جو بریانی پیکٹ میں تھی اسے نکال کر 2 پلیٹوں میں ڈالا اور ایک اسد کی طرف بڑھائی اور ایک خود لے کر بیٹھ گیا. لیکن کھانا شروع کرنے سے پہلے وہ بلو کو آفر کرنا نہیں بھولا تھا، جس پر بلو نے اسے خونخوار نظروں سے گھورا تھا.
कॉलेज से छुट्टी के बाद वो कुछ देर तकरीर की तैयारी के लिए कॉलेज में ही रुकी थी। अभी वो मल्हार के जाने के बाद कॉलेज से निकली थी। चुनांचे कॉलेज से घर ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए वो पैदल ही जाती थी। चलते हुए रहमा को अपने ऊपर किसी की नजरें महसूस हो रही थी, लेकिन वो अपना वहम समझकर अनजान बनी रही। पर जब उलझन बढ़ने लगी तो इसके कदम रुके। पीछे मुड़कर देखा तो सामने ही असद खड़ा था। जहन पर जोर डालने से भी उसे याद नहीं आया कि उसे कहाँ देखा है। रहमा के कदम रुकते देख असद भी रुक गया। इसको भी रुकता देख रहमा को डर लगा, लेकिन अपना डर छुपाते वो मुड़ी और फिर तेज तेज कदम उठाते तकरीबन भागने लगी। दिल था जो डर के मारे पसलियां तोड़कर बाहर निकलने को तैयार था। वैसे भी आजकल लड़कियों के अगवा होने की खबरें कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रही थी। इसको इस तरह भागते देख असद हंसा था और इसके पीछे और जाने का इरादा तर्क करके वो वहीं से उसे भागता देखने लगा। वो इसका डर बखूबी समझता था। चंद ही पलों में वो इसकी नजरों से ओझल हुई थी। बारून आंखें पुरसरास और मुस्कुराई थी। तुम कैसे डरा रही हो इज़ा? मोहब्बत करने वाले डरते नहीं हैं। और फिर मैंने तो तुमसे इश्क किया है अयान, मैं मजाक नहीं कर रही यार। अगर डैड को पता चल गया तो पता नहीं वो क्या करेंगे। मुझे अपनी नहीं तुम्हारी फिक्र है। इज़ा अयान को अपनी परेशानी बता रही थी। वो वाकई बहुत परेशान थी। जानती थी अगर रहमान या रजब जतोई को पता चला तो वो कुछ बहुत बुरा होगा। अपनी फिक्र उसे नहीं थी, फिक्र तो उसे अयान की थी। मत करो फिक्र मेरी। जब तुमसे निकाह किया था तो आगे आने वाली मुसीबतों को जान कर किया था। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जान से मार देंगे ना तुम्हारे घर वाले। तो जब मैंने तुमसे निकाह किया था ना, जब ही अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी। इज़ा की कमर पर अपने हाथ बांधकर उसने मुस्कुरा कर कहा। अयान की आंखों में अपने लिए इतनी मोहब्बत और एहतराम देखकर इसकी आंखें खुशी से नम हुई थी। दिल से दुआ निकली थी कि अयान की मोहब्बत इसके बाप की मोहब्बत की तरह ना हो, जो इसकी माँ के लिए वक्त के साथ साथ जाने कहाँ खो गई। उसने मोहब्बत से अयान के सीने पर अपना सर अटका दिया। वो इसका महरम था जिससे वो बहुत मोहब्बत करती थी और वो खुद भी इज्जत से बेपनाह मोहब्बत करता था। इनके निकाह के बारे में किसी को इल्म नहीं था, हत्ता कि इज़ा ने अपने किसी दोस्त को भी नहीं बताया था सवाए अपनी माँ के। अयान के साथ खूबसूरत लम्हों को सोचते वो बेड पर चुप लेटी छत को घूर रही थी। आंखें वीरान थी, बिल्कुल खाली, लेकिन इन छोटी सी आंखों में जैसे पूरा समुद्र जमा था जो मुस्तकबिल बहने के बावजूद खत्म नहीं होता था। आंसू की लड़ियां बालों में जब्त हो रही थी। चेहरा किसी भी जज्बे से आरी था। वो अपना सब कुछ खो चुकी थी, अपना महरम, अपनी जिंदगी। हाँ, वो बर्बाद हो चुकी थी और उसे बर्बाद करने वाले कोई और नहीं, इसके अपने थे, इसके बाप और भाई। शदीद नफरत महसूस हुई थी उसे इस शान शौकत से, इस दौलत से, इस खोखले रिश्तों से जो सिर्फ लोगों को दिखाने की हद तक थे, वरना दर हकीकत इन रिश्तों में कोई मोहब्बत नहीं थी। सिर्फ मरे हुए ज़मीर की चमकती दुनिया में रहने वाले लोग थे जिन्होंने इज़ा अयान जैसी मोम की गुड़िया को पत्थर का बना दिया था। हाँ, वो पत्थर बन चुकी थी। वो इज़ा जतोई नहीं, इज़ा अयान थी। उफ, मोटी के पास अच्छी खासी रकम लगती है। बिल्लू आज अपने हाथ की सफाई दिखाने बाजार आया था, जहाँ औरतें ऐसे भरी थी जैसे मुफ्त की चीजें बट रही हो, और बिल्लू यही तो चाहता था। अभी वो इधर उधर नजरें ही दौड़ा रहा था जब इसकी नजर कपड़े खरीदती एक मोटी सी औरत पर पड़ी। उसने 5,000 का नोट निकाल कर दुकानदार को दिया था और फिर दुकानदार ने 1200 काट कर बाकी पैसे उसे वापस दिए। इसको एक और बात की खुशी थी, वो यहाँ असद और हानी को बिना बताए आया था। यानी आज जो भी मिलना था वो इसके अकेले का था। यही सोच बिल्लो को शराब कर गई थी। वो उसी मोटी पर नजरें जमाए बैठा था। फिर वो मोटी औरत एक हाथ में थैले पकड़े दूसरे हाथ के बाजू के नीचे पर्स दबाए खड़ी हुई। इसकी मोटी से बाजू के नीचे पर्स बिल्कुल दब गया था।
थोड़ा चलने के बाद जब इस मोटी को अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश महसूस हुई तो उसने पीछे मुड़कर देखा। इधर उधर नजरें घुमाई तो इसकी नजर बिल्लो पर पड़ी। इसके अचानक देखने पर बिल्लो जो इसी के पीछे कुछ फासले पर चल रहा था बुखलाकर इधर उधर देखने लगा। इसके इस तरह बुखलाने पर उस मोटी को वो मशकूक लगा। उसे नजरअंदाज किए वो वापस मुड़ गई और आगे चलने लगी। बिल्लो कहाँ है? घंटा होने को आ गया, अभी तक नहीं आया। असद चारपाई पर लेटा हानी से पूछने लगा। गया होगा फिर किसी के किचन में चोरी करने। खाने का कुत्ता इंसान है। खाने का कुत्ता इंसान है वो बचपन से। जब यतीम खाने में खाना कम मिलता था तो ऑफिस के सर का टिफिन चुरा कर खाता था। हानी ने हंसते हुए बताया, लेकिन असद को इसकी बात पर हंसी नहीं आई बल्कि उसे दुख हुआ। होटल में लोग इतना खाना जाया करते हैं बस शो ऑफ के लिए। ढेर सारी चीजें ऑर्डर करके इनमें से चंद लकमे लेकर इन्हें ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर इसको डस्टबिन में फेंक दिया जाता है और दूसरी तरफ लोग खाने को भी तरसते हैं। तुम लोगों को तकलीफ नहीं होती थी जब पेट भर कर खाना भी नहीं मिलता था? अब क्या? असद सीधा होकर संजीदगी से पूछने लगा। इसको संजीदा देख हनी तल्ख सा मुस्कुरा दिया। होती थी, जब ही सोचा था कि पढ़कर कुछ बनकर एक यतीम खाना खोलूंगा जो बिना किसी सदके खैरात के चलेगा, जहाँ किसी बच्चे को खाना क्या कुछ भी चोरी करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर सबके ख्वाब ऐसे ही पूरे होने लग जाते तो क्या ही बात थी। हानी के चेहरे पर दुख के तासर नुमाया थे। आज असद ने पहली बार उसे गौर से देखा था। 6 फुट से निकलता कद, खूबसूरत नक्श, चौड़ा सीना, गोरा रंग और इस पर क्यामत डार्क ब्राउन आंखें पर लड़कियों की मात घनी और लंबी पलकों की झालक। बिलाशुबा वो हसीन बात था। असद के दिल ने इस बात की गवाही दी थी। सामने बैठा शख्स हुस्न में इसको टक्कर देता था। वो कहीं से भी चोर नहीं लगता था। इसका हुलिया, बालों का स्टाइल सब एक पढ़े लिखे इंसान जैसा था। बस एक ही बुराई थी इसमें कि वो असद से खार खाता था। चल खड़ा हो, असद अचानक खड़ा होकर बोला। इसके अचानक बोलने पर हानी ने अपनी भौरें उचकाई, गोया सवाल किया। कहा, आज कहीं अच्छे से हाथ साफ करते हैं, फिर यतीम खाना लेकर जाएंगे। असद की बात पर 2 मिनट हानी खामोश कुछ सोचता रहा, फिर खड़ा हो गया। वो अपना यतीम खाना तो नहीं बनवा सकता था पर कुछ तो कर ही सकता था इन बच्चों के लिए। और असद के अब तक के साथ में वो आज पहली बार असद से मुत्तफिक हुआ था। वो मोटी मुस्तकिल अपने पीछे किसी का पीछा करना महसूस कर रही थी। 2-3 बार उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे इधर उधर देखता बिल्लू ही दिखा। वो बिल्लू बस इस इंतजार में था कि वो पर्स को ढीला छोड़े, पर वो मोटी इतनी ही सख्ती से पर्स को अपने बाजू में दबाए हुए थी। बचाओ बचाओ। थोड़ा आगे चलने के बाद जहाँ बाजार खत्म होने लगा था उसे चिल्लाना शुरू कर दिया। सब इस मोटी की तरफ मुतवज्जो हो रहे थे। वहीं बिल्लू को पर्स छीनने का एक बेहतरीन मौका मिला था। वो हमदर्द बंदा फौरन इसके करीब हुआ था। बिल्लू के साथ साथ और लोग भी इसके करीब हुए थे। क्या हुआ आपको? सबसे पहले बिल्लू ने पूछा। इसके बाद बाकी सब ने भी बिल्लू की बात की तस्दीक की। ये मुझे छेड़ रहा है, कब से मेरा पीछा कर रहा है, ये लड़कियां अगवा करने वाले गिरोह से तला रखता है, ये मुझे अगवा करना चाहता है। सब ने उसके बताने पर बिल्लो की तरफ देखा क्योंकि वो ये इल्जाम बिल्लो पर ही लगा रही थी। बिल्लो भी इस मोटी गेंद को देख रहा था। कहाँ वो धार फार सा बिल्लो और कहाँ वो मोटी भैंस। बिल्लो को लड़की तो वो कहीं से नहीं लगी। अबे ओ मोटी भैंस, मैं तुम्हें लड़की अगवा करने वाला लगता हूँ? और अगर होता भी तो लड़कियां अगवा करता, हथनियां नहीं। इससे पहले लोग उसे मारना या बिना मामला जाने इस पर तशद्दुद शुरू करते। बिल्लो गुस्से से बोला। आसपास और लोग जमा हो चुके थे। अपने लिए मोटी भैंस और हथनी का लफ्ज सुनकर इस मोटी का पारा सवा नेरे पर पहुंचा था और उसका हाथ घुमा और बिल्लो के 14 तबक रोशन कर गया। काफी देर तक तो बिल्लो के कान साए साए करते रहे। उसे समझ ही नहीं आया इसके साथ हुआ क्या। वहां खड़े लोगों ने इस अचानक आफत पर मुंह पर हाथ रख लिया। पर
किसी ने कुछ कहा नहीं। बिल्लू ने होश संभालते उस फुटबॉल को देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी। अब बोल, कौन है मोटी भैंस? बिल्लू का गिरबान पकड़कर उसे झंझोड़ कर पूछा। बेचारा बिल्लू हिल कर रह गया। वहां के लोग बिल्लू को इससे छुड़वाने की बजाय अब मोबाइल निकाल कर वीडियो बना रहे थे। नहीं, तू मोटी भैंस नहीं है, तू नहीं, तू मोटी भैंस नहीं है, तू हथनी है, हथनी, मोटी हथनी। बिल्लू भी गुस्से से तेज आवाज में बोला। दिल तो इसका भी किया कि 10 बार जोर जोर से इसके मुंह पर भी चांटे लगाए, लेकिन क्या करता, मर्द था, औरत पर हाथ नहीं उठा सकता था, वरना अभी जो वीडियो बना रहे थे वो मिलकर मारते। लेकिन बिल्लू को जल्दी अपने लफ्जों पर अफसोस हुआ जब वो सरेआम इस मोटी से पिटने लगा। लोग दोनों को देखकर हंस रहे थे। बिल्लू भी बराबर से बदला लेने के लिए गुस्से में उसे कुछ गलत बोलता और फिर बदले में वो पिटता। असद को वहां देख शायद कोई लड़ाई हो रही है। लोगों का झंड था, सबके पास मार सकते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। खुशी से बोलता हानी असद को देखने लगा। असद ने एक नजर झंड को देखकर हानी की बात की तस्दीक की और हानी के साथ इसकी तरफ बढ़ गया। वो लोग झंड के करीब पहुंचे थे। इससे पहले वो दोनों किसी का पास मारते। झंड के अंदर से मायूस सी आवाज आई। तुझे तो कोई अंदर भी नहीं छेड़ेगा, तो फिर मैं तो आंखों वाला हूँ, तुझे तो कोई अंधा भी नहीं छेड़ेगा, तो फिर मैं तो आंखों वाला हूँ, गैंडी कहेंगी। बिल्लो, असद और हानी एक साथ बोले और फिर झुंड को चीरते अंदर घुसने लगे। लोग कहका लगाकर हंस रहे थे। मैं आज तेरी आंखें ही फोड़ दूंगी, फिर तू भी अंधा ही होगा, झींगे की औलाद, गुस्से से कहते उसने एक बार फिर अपना पास जोर से बिल्लो के सर पर मारा। सामने का नजारा देख पहले तो असद और हानी हैरान हुए, फिर इनके कह के भी बाकी लोगों के साथ मिल गए। अरे अरे मेरी छोटी बहना, ये क्या कर रही हो? क्यों इस खलीस को मारकर अपने हाथ और चीजें नापाक कर रही है? हानी फौरन से बीच में आता इस मोटी सी औरत के पास आया और इसका पर्स जो वापस बिल्लो के सर पर लगने वाला था उसे पकड़कर बोला, आप? इसकी छोटी बहना बोलने पर वो रुक कर तमीज से पूछी। गुस्सा उस चेहरे पर आया था। आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ ले। हानी के फिर बड़ा बनने पर वो कुछ नॉर्मल हुई, लेकिन फिर बिल्लो को खूनखार नजरों से देखने लगी, जो पहले ही उसे खूनखार नजरों से घूर रहा था, जिसे ऐसे ही कच्चा निकल जाएगा। वो एक बार फिर मारने आगे बढ़ने लगी जब असद आगे आया। अरे लिटिल सिस्टर, आप जाए, इस बदमाश को हम देखते हैं, प्यार से कहता असद इसके आगे आया, जिस पर वो रुक गई। और असद और हानी की बात सुनते ही बिल्लो लावे की तरह फटने के लिए तैयार था। जो उसके दोनों साथी इस मोटी के साथ देखकर उसे बुरा भला कह रहे थे। सालों पर बदमाश हूँ और ये हथनी की बच्ची ठीक है। बिल्लो का कहना था कि वो एक बार फिर इसकी जानें बढ़ने लगी। अरे सिस्टर रिलैक्स, इसको हम देखते हैं। और भाई, आप भी थोड़ा सोच समझ कर बोले, इतनी हसीन दोशीरा को कैसे कैसे लकबात से नवाज रहे हैं। हानी उस मोटी को बोलते आखिर में बिल्लू से मुखातिब हुआ। हानी और असद बातों से ही इस मोटी को कोई पढ़े लिखे अच्छी फैमिली के लग रहे थे। ये मोटी गेंद तुम लोगों को नाजुक दुशीरा लग रही है, अंधे हो क्या? हथनी है ये, हथनी, अच्छा धारी हथनी। बिल्लू खड़ा होता गुस्से से बोला, जो इसकी मार खा खा कर जमीन पर बैठ चुका था। इस बार बिल्लो बोल कर थोड़ा पीछे हुआ, क्योंकि वो एक बार फिर इसकी तरफ बढ़ रही थी और बिल्लो का नाजुक दिल अंदर से भी डर रहा था। फिर हानी और असद ने प्यार से समझा बुझाकर उसे वहां से भेजा। फिर थोड़ा थोड़ा करके लोगों का झुंड भी हट गया। हानी और असद बिल्लो को देखकर हंसते जा रहे थे और अब बिल्लो इनसे नाराज होकर आगे निकल चुका था।